हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन के जो टाइम पीरियड है इसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन टॉपिक पे जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और बच्चे उसको बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सो आई एम पीयूष जिंदल, अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई टीच फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जामिनेशंस। बाकी सब जो एग्जामिनेशन जो हैं वो भी इनमें ही कवर हो जाते हैं, जैसे जैसे रेलवे हो गया या कोई स्टेट लेवल का हो गया, क्योंकि जो उनका कंटेंट होता है या फिर उनका सिलेबस होता है या तो वो एसएससी के साथ कॉमन होता है या फिर वो बैंक के साथ कॉमन होता है, राइट। तो जो मेरी वर्क प्रोफाइल है दैट इज़ राइट नाउ आई एम टीचिंग विद नॉलेज कॉलेज न्यू दिल्ली। और उससे पहले मैंने अड्डा में पढ़ाया है, अन अकेडमी में पढ़ाया है और ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी में भी पढ़ाया है। जो टीचिंग एक्सपीरियंस है दैट इज़ फॉर मोर देन 5 years। तो छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। अब आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने चैनल पे काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हो तो आप उनको भी देख सकते हो। सबसे पहले हमने टेंस की बात की, फिर मूड की बात की और फिर उसके बाद हमने लास्ट में एक सीरीज़ स्टार्ट की थी दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन सीरीज़, राइट। तो उस कॉम्प्रीहेंशन सीरीज़ में मैंने आपको दो वीडियोज़ दी हैं। एक में थ्योरी बताई गई है कि डिटेल में कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, अनसीन पैसेज क्या होता है, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस करवाई है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पैराजंबल। अब ये पैराजंबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इकट्ठे आपको 5 नंबर आते हैं। 5 नंबर का तो कम से कम ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। अब ये मुझे समझ नहीं आया क्यों डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज कुछ अप्रोचेस सीखेंगे, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो सीखेंगे। क्या पता है कि इसके बाद आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाए इस पैराजंबल को लेके। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये पैराजंबल होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो ये जंबल है, जंबल का मतलब क्या होता है। जैसे हमने कुछ सीरीज़ में लिखा हुआ है, कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑर्डर का मतलब क्या है, मैंने लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको जंबल कर दूं, जंबल का मतलब क्या है, इस ऑर्डर को ख़राब कर दूं, इस ऑर्डर का डिसऑर्डर कर दूं। अगर मैं 2 को पहले लिख दूं, 3 को बाद में लिखूं, या फिर 5 को लिखूं, ऐसे 6 लिखूं, 1 2 लिखूं, मतलब अब ये वाला जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, जंबल्ड सीरीज, राइट। इतना तो समझ आ गया जंबल क्या होता है। अब पैरा जंबल का मतलब क्या है, एक पैरा दिया होगा, लेकिन जो वो पैरा दिया होगा वो पैरा आपको पॉइंट्स में ही दिया होगा। जैसे उसने पॉइंट दे दिया, ऑथर ने या फिर एग्जामिनर ने आपको फर्स्ट पॉइंट दे दिया ये, उसके बाद आपको स्टेटमेंट दे दी ये वाली, फिर आपको सेकंड स्टेटमेंट दे दी, फिर आपको थर्ड स्टेटमेंट दे दी और फिर आपको फोर्थ स्टेटमेंट दे दी। अब किसी एग्ज़ाम में ये 4 स्टेटमेंट्स पे बेसिस पे पूछा जाता है, किसी एग्ज़ाम में 5 पे भी आता है, किसी में 6 पे भी आता है। वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। तो इसकी जो टाइप्स हैं, कितने तरह का आता है, कैसा कैसा आता है, वो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो डिस्कस करना है कि इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो ये है इसकी 6 स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो अब क्या है कि 6 स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि जब आप इन 6 स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको ये एक पैरा है, ये एक आप कह सकते हो ये जंबल्ड नहीं है, ये रेगुलर फैशन में पैरा लिखा हुआ है। अब वो क्या करेगा, जैसे आपने ये फर्स्ट लाइन पढ़ी तो यहाँ पे जो खत्म हो रहा है यहाँ पे सेकंड वहीं पे तो स्टार्ट होगा, जहाँ पे खत्म होगा यहीं तो स्टार्ट होगा। अब ऑथर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, इस पैरा को आपको जंबल करके देगा। अब जैसे उसने क्या किया कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है, उसने फोर्थ स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख दिया, फिर उसने क्या किया, थर्ड स्टेटमेंट को उसके बाद में लिख दिया, फिर उसने फर्स्ट स्टेटमेंट को उसके बाद में लिख दिया, फिर सिक्स्थ को लिख दिया और उसके बाद उसने फिफ्थ को लिख दिया। तो उसके बाद जो भी बचा और उसको लिख दिया, लेटर सपोज लास्ट में उसको किसको लिख दिया, सेकंड को लिख दिया। अब आप देखोगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं ना आएगा अगर इसको आप ऐसे ही पढ़ोगे। तो इस ये वाला जो पैराग्राफ है इसको हम बोलते हैं जंबल्ड पैराग्राफ। जंबल्ड क्यों, क्योंकि इसमें जो सीरीज़ है या ऑर्डर है वो सही नहीं है, वो उसने शफल कर दिया, लेकिन आपको ये नंबर नहीं ना बताएगा वो। तो ये स्टेटमेंट्स को आपको न्यू सीरीज़ दे देगा, ABCDEF। तो हम इसको बोलते हैं पैरा जंबल, राइट। अब इसको कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब
ये समझने के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स समझने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद हमने 2 एक्सरसाइजेस की हैं तो वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई द पैराजम्बल। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने, तो इन 4 पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली तो पैरा ही है ना। अगर ये पैरा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली। क्यों पढ़नी है सब सारी स्टेटमेंट्स, इन ऑर्डर टू गेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले जब तक आप उन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे नहीं तो आपको सेंट्रल आइडिया नहीं समझ आएगा। आप सपोज करो कि आपको एक बात समझिए, आपने इन सबको पढ़ लिया, ठीक है। जब तक आपको इनकी इमेज नहीं बनेगी, चाहे वो जम्बल्ड क्यों ना है, लेकिन आपको एक इमेज बन जाएगी कि हाँ भाई इस चीज़ के बारे में बात चल रही है। लेट अस सपोज कि इस 6 लाइंस में वो किसी बिल्डिंग की बात कर रहा है, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि हाँ ये इस बिल्डिंग की बात कर रहा है। किसी लाइन में वो बता देगा कि ये बिल्डिंग इस सिटी में है, किसी लाइन में वो बता देगा कि इस बिल्डिंग में इस कंपनी के वर्कर्स काम करते हैं, किसी लाइन में बता देगा कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये समझ आना चाहिए कि वो बिल्डिंग की बात कर रहा है। मतलब क्या है कि जब भी आप किसी ऐसे पैराजम्बल को पढ़ोगे या पढ़ते हो तो आपको एक सेंट्रल आइडिया आना चाहिए आपके माइंड में। अगर वो आइडिया नहीं डेवलप हो रहा तो इसका मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत वीक हैं। तो सबसे पहले पहले पॉइंट पे आपको काम करने के लिए रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब सेकेंड थिंग क्या है, आपको आइडिया समझ आ गया, लेट अस सपोज, ठीक है, हमने पढ़ा कि भाई आपने 6 स्टेटमेंट्स हैं और आपने इनको पढ़ लिया और आपको पता चल गया कि हाँ किसी बिल्डिंग के बारे में बात की जा रही है, राइट। अब सबसे पहले क्या है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, दिक्कत यही है, हमें यही नहीं समझ आता। हम यही ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो सेकंड पॉइंट पढ़िए, उसके लिए क्या करना है आपको, फाइंड द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट्स। अब मोस्ट जनरल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ ली, आपने पहली पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथी पढ़ ली, पांचवी पढ़ ली, छठवीं पढ़ ली। अब होगा क्या कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये जनरल नहीं है, ये भी जनरल नहीं है, ये भी जनरल नहीं है, ये भी जनरल नहीं है। आपने देखा कि जो लास्ट स्टेटमेंट है ना ये जनरल है। जनरल का मतलब क्या है कि वो हम किसी इन पांचों के बिना भी कह सकते हैं। आप समझिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। जनरल का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वो पांचों के विदाउट भी कही जा सकती है, दैट इज कॉल्ड जनरल। ये वाली क्यों नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये किसी ग्रुप का पार्ट होगी, इसी वजह से पहली स्टेटमेंट को हम जनरल नहीं मान सकते। व्हाट इज जनरल, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, वो किसी पार्ट का, किसी कंटेक्स्ट का, किसी ग्रुप का पार्ट होगा। तो इसी वजह से आपको सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट ढूंढनी है। ऑथर्स क्या करते हैं, जनरली जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। जो बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ होते हैं या पैराजम्बल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कंक्लूजन होते हैं वो भी जनरल होते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है वो कंक्लूजन्स हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें क्लोजिंग भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट ढूंढनी है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा, आपको ये देखनी है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये इन पांचों सेंटेंसेस के बिना भी लिखी जा सकती है, ये ऐसे भी पढ़ी जा सकती है, तो इसका कोई ना कोई मीनिंग बन रहा है, तो वो जनरल होगी। तो ये बात भी हमें क्लियर होगी भाई कि जनरल स्टेटमेंट ढूंढनी है, उससे हमें क्या मिल जाएगी, ओपनिंग मिल जाएगी। अब मैं आपको साथ में प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये कैसे कैसे अप्रोच करेगा। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये, मैंने मान लिया कि मैंने ये डैशेस बना लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मैंने उसको जंबल दे दिया A B C D और E और F, राइट। अब होगा क्या, लेट अस सपोज कि मुझे पता चल गया, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं कि मुझे पता चल गया कि जो सबसे ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है ना वो मेरे लिए कौन सी है, ई। तो इसका मतलब जो मेरी स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, ई से होगी। तो आपको इससे इसको लेके बहुत क्लियर रहना है। तो आपको इतना पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो ई ही आएगा, दैट्स इट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जब आपको इतनी दो बातें क्लियर होनी चाहिए तो उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि फाइंड द अनब्रेकेबल पेयर्स। अब सॉरी, अनब्रेकेबल पेयर्स का मतलब क्या है, पहले तो आपको इसको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, पेयर का मतलब क्या है, जोड़ी, ठीक है। उसमें दो चीज़ें होंगी, मतलब दो पॉइंट्स रख सकते हैं, दो स्टेटमेंट्स रख सकते हैं उसमें। अब मैंने एक ऐसा पेयर ढूंढना है, जैसे कि सपोज करो कि मुझे बी और डी,
अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं बी पढ़ रहा हूँ तो बी के बाद डी लिखा जाएगा, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं डी पढ़ रहा हूँ, डी के बाद बी लिखा जाएगा। वो कैसे भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि बी के बाद डी लिखा जाएगा, तो मुझे एक ऐसा पेयर मिल गया कि अनब्रेकेबल है, ये पेयर कभी टूट ही नहीं सकता। मुझे कहानी नहीं समझ आई, मुझे स्टार्टिंग नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे ये पेयर मिल गया। तो उस पेयर को आपको लगता है, आपको पता चलेगा उस पेयर को हम क्या कहते हैं, अनब्रेकेबल पेयर। अनब्रेकेबल का मतलब क्या है कि आप उसको बीच में तोड़ नहीं सकते। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मुझे बी के साथ सी लग रहा है, मुझे बी के साथ एफ लग रहा है, तो फिर वो आपका तुक्का है। तुक्का नहीं, आपको लॉजिक के साथ चलना है कि वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। लॉजिक के साथ कैसे चलोगे, उसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स चाहिए और साथ में क्या चाहिए आपको, ग्रामर। अब ग्रामर का मतलब क्या है, जैसे दो चीज़ों को जोड़ना है, भाई दो चीज़ों को जोड़ना है तो उनके लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए उसके लिए, कनेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी तो होनी ही चाहिए, और साथ में आपके पास किसकी नॉलेज होनी चाहिए, कनेक्टर्स की। सॉरी, यहाँ पे जो नॉलेज के बाद क्या लिखा जाएगा, ऑफ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द अनब्रेकेबल पेयर, फॉर दैट यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी एंड अ लिटिल नॉलेज ऑफ प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बट, अब आपको पता होना चाहिए बट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स को जोड़ेगा जो कंट्रास्ट में है, ना कि फेवर में है। अब बट के सिनोनिम्स पता होना चाहिए कि बट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, येट हो सकता है, वाइल हो सकता है, नेवरदलेस हो सकता है, नॉनदलेस हो सकता है। तो ये धीरे धीरे सारे सीखेंगे हम, राइट। अब आपको इतनी बात समझ आ गई। अब जब हम कंटिन्यू करते हैं उसी बात पे आते हैं कि ये पेयर्स कैसे काम करते हैं। जैसे सपोज करो हमने क्या ढूंढा था, हमने अनब्रेकेबल पेयर ढूंढ लिया, दैट इज बी और डी। तो हमें पता चल गया ये एक पेयर है। फिर इसके बाद हमने दूसरा अनब्रेकेबल पेयर ढूंढना है। अब एक चीज़ समझना, जब आपको ये पेयर मिल गया तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कीजिए, इस बी को ई के साथ रख के देखिए। अगर ये बी जो है ई के साथ आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। अगर तो ये आ गया बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये ओपनिंग मिल गई और उसके बाद अनब्रेकेबल पेयर मिल गया तो उसके बाद उसको कनेक्ट करके देखिए। अगर ये हो गया ठीक है, नहीं, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमने मान लिया कि चलो नहीं हुआ, दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चल लेते हैं। बी डी पेयर तो है ही है, लेकिन बी का कनेक्शन ई के साथ नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फिर हम और पेयर ढूंढेंगे। अब कौन कौन सा बचा हमारे पास, एक बचा ए, एक बचा सी, एक बचा एफ। अब इसमें से भाई कोई ना कोई तो पेयर बनेगा ना। आप खुद सोच के देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए सी एफ, ये बच गए। अब इसमें से कोई ना कोई तो पेयर बनेगा, चाहे ए का एफ के साथ बन जाए, चाहे एफ का ए के साथ बन जाए, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको फिर से रीडिंग स्किल्स एंड कनेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक और पेयर निकल के आ गया, जिसको हमने क्या दिया, एफ ए, जिसको भाई हमने क्या कह दिया, एफ ए। अब ये पेयर भी निकल के आ गया। अब आपके लिए चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। कैसे ईजी हो जाएंगी, सबसे पहले आप क्या करके देखिए, अब एफ ए को इसके साथ लगा के देखिए। अगर सपोज करो एफ ए आपका इसके साथ लग गया तो वो बहुत अच्छी बात है। लेट अस सपोज कि हमारा इसके साथ क्या लग गया, एफ ए। इतनी बात समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब इस बी को ए के साथ लगा के देखिए। अगर हमारा बी ए के साथ लग गया तो इसका मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, और जो भी बच्चा हमारे पास सी तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्व। अगर ऐसे नहीं होगा तो वैसे ही और दूसरी पॉसिबिलिटी निकल आएगी, वैसे कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे कहाँ पे, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे। पहला पॉइंट क्या है, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। दूसरा पॉइंट क्या है, जनरल स्टेटमेंट ढूंढिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, अनब्रेकेबल पेयर को ढूंढिए। और चौथा पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया है। क्या डिस्कस किया, कि उनको क्या करो, कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करना है, कि वो ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और उसकी कंप्लीट सेंस भी निकलनी चाहिए। तो आई होप आपको थ्योरी थोड़ी सी समझ आई होगी। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप इसको पहले रिपीट कीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पे जाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, आप पहले मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसको पॉज करना है और अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना है। उससे क्या होगा कि आपको चेक करना है कि जो आपका आंसर आएगा बाद में जब मैच करोगे वो सही है या नहीं है। देखो, आंसर मैच हो जाएगा वो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मैच होगा तो वो बहुत निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए ही आए हो। अगर भाई पहले से आता है तो आप ये वीडियो पे टाइम वेस्ट क्यों करोगे, राइट। तो आपको एक बात समझनी है, अगर आपका आंसर मैच करता है नहीं करता, दैट डजेंट मैटर। आपकी अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए, ये मैटर करता है। भाई आपका आंसर आ रहा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या लॉजिक से आ रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। ये बैंकिंग का है,
ठीक है, मतलब एसएससी में भी ऐसे ही आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब देखो, पहले अभी तक जो हमने सॉल्व किए उसमें क्या था, उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन थे, मतलब 4 स्टेटमेंट्स थे, 1 2 3 4, ठीक है, और बहुत ईजी थी, बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट्स थी, तो वो स्टोरी थे, स्टोरी के बेसिस पे थे। ऑल्दो इट इज ऑल्सो स्टोरी, ये भी स्टोरी है, बट ये स्टेटमेंट देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो चीज बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले सबसे जनरल स्टेटमेंट देखो कौन सी है, बी फास्ट। सबसे पहले सबसे जनरल स्टेटमेंट बताइए कौन सी है, कौन सी है, डी। तो मतलब हमारी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो कौन सी होगी, डी। तो मैं पहली स्टेटमेंट समझ आ गई, डी। अब एक ऐसा पेयर बताइए जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो अनब्रेकेबल है, और कुछ नहीं करना, आपको पेयर ढूंढना है, दैट्स इट। को रिलेटिव पेयर जो एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। बहुत सिंपल सा पेयर है इसमें एक। अब समझना ध्यान से, ठीक है। सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट जो है, एग्री करते हैं ना, एग्री यस और नो बताते हैं ना, मेरे को समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो डी है। किसी को इस बात में शंका हो बताइए फटाफट। समझ आ गया, यस और नो। सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट डी है, सबको समझ आ, कैसे? देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले पहली स्टेटमेंट देखो, नाउ शी टीयर्स इनटू, टीयर्स इनटू मतलब क्या होता है, बहुत ही विग्रेसली आप किसी काम को करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टीयर्स इनटू, ठीक है। तो मतलब कॉर्नर एंड यूज, जो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती क्योंकि स्पेसिफिकली किसी कंटेक्स्ट को रिलेट कर रही है ना, किसी सिचुएशन का हिस्सा है, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकती। शी हैज जस्ट लर्न टू रीड, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे शी यूज किया तो आप देखो, ये यहाँ पे जो शी यूज किया है प्रोनाउन है, क्या इसकी जगह पे कोई नाउन यूज हो, वो नाउन है यहाँ पे। तो वो देखो, जो नाउन है ना वो सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट में, यहाँ पे डी स्टेटमेंट है, अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो मतलब ये नाउन है, तो अगर ये नाउन है तो इसके बारे में बात हो रही है स्टेटमेंट में। अगर इसके बारे में बात हो रही है तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट होगी वो कौन सी होगी, डी। तो एक छोटी सी लड़की है, वो डाइनिंग टेबल के अंदर बैठी है, तो उसके हाथ में कोई कॉपी है, मतलब कोई नॉवल है, कि कोई राइटर का नाम दिया हुआ वॉल्टर का नॉवल है, ठीक है। तो उसका नॉवल का नाम क्या, सिल्वर, ठीक है। तो उसके हाथ में एक बुक है। अब हमें सबसे पहले समझ आ गया कि डी जो है ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप सेकंड को मत ढूंढिए, आप थर्ड को मत ढूंढिए, आप लास्ट को मत ढूंढिए, आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक अनब्रेकेबल पेयर ढूंढना है, दैट्स इट। तो वो जो पेयर होगा ना, वो पेयर बहुत ही आपको रीजनिंग, बहुत रीजनिंग लगानी पड़ेगी। रीजनिंग का मतलब क्या, इन्फ्रेंस लगाना पड़ेगा कि अगर ये स्टेटमेंट कही जा रही है तो इस स्टेटमेंट के बाद उसने बाद क्या कहा होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द टेस्ट इज लेस स्पेक्टिकुलर ऑफ अनस्वीटेंड पोरेज, ठीक है। अब देखो, लेस स्पेक्टिकुलर का मतलब क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अनस्वीटेंड पोरेज, पोरेज का मतलब होता है पोहा, हम घर में भी खाते हैं, पोहा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो अनस्वीटेंड का मतलब क्या है, जिसमें मीठा नहीं है, तो ऐसा टेस्ट है। तो एक चीज समझना कि यहाँ पे टेस्ट का मतलब क्या है, कि हाइपोथेटिकल बात कर रही है कि टेस्ट एक्चुअल में वो पेज को खा नहीं रही, पढ़ने की बात कर रही है, ठीक है। तो उसको इतना एंजॉय नहीं कर रही पढ़ने को। तो हमने जब कह दिया कि जो टेस्ट है बहुत अच्छा नहीं है, एक और स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट शी कीप्स चूइंग अंटिल द एंटायर पेज इज इनसाइड हर। देखो, आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, क्या आप खाना खाओगे, नहीं खाएंगे। हमने कह दिया कि आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आपने सारी प्लेट खा ली। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों कंट्रास्ट में, फेवर में, कंट्रास्ट में, तो कंट्रास्ट में कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, बट का। तो देखो यहाँ पे आपको रीजनिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी, और कंजंक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। आपको समझ आना चाहिए कि कोई इंसान है, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, फिर भी वो इंसान वो काम करे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में कंट्रास्ट है। अगर कंट्रास्ट है तो कंट्रास्ट बीच में दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो मतलब ये दोनों आपस में पेयर में है। तो हमें एक बात समझ आ गई कि ई के बाद क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। आप इस बात से एग्री करते हैं? तो हमें एक पेयर समझ आया। तो इस पेयर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ आया कि यहाँ पे जो डी है ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये ओपनिंग स्टेटमेंट है तो हमें एक पेयर समझ आ गया। अब एक पेयर कौन सा समझ आया, ई सी। तो आप एक छोटी सी बात करके ट्राई करके देखो फटाफट से कि क्या ई को आप डी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यस और नो, बी फास्ट। नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब बीच में और भी सेंटेंसेस आएंगे। इतनी बात समझ आ रही है? तो इससे आपको हेल्प मिले, कॉन्फिडेंस मिलेगा, मतलब जो ईसी है ना, तो वो थर्ड, सेकंड और थर्ड
आपके 2 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। सपोज करो उसने पूछा कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, एक डी कट गया, एक ई कट गया, एक सी कट गया। अगर 4 ऑप्शन है तो आपको पता चल जाएगा कि उस 3 तो कट गए, उसमें से एक ऑप्शन बचा। तो अगर आप वो ऑप्शन सॉल्व कर लोगे तो उससे आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे इसको, वरना आप कंटेक्स्ट से तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो अब छोटी सी बात समझना, अब आप कहानी समझो, ठीक है? वो कहना क्या चाहता है, छोटी सी लड़की है, वो कहाँ पे बैठी है, डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी है एक बुक को लेके, ठीक है? अब एक चीज समझो, नाउ शी टीयर्स इनटू कॉर्नर एंड चूज, क्या वो सीधा खाने लग जाएगी? आपने बोला कि वो एक लड़की है किताब को लेके बैठी है, क्या वो सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देगी? हमने उसके बारे में कुछ और तो बताया नहीं। अब देखो, ए हो सकता है, चलो मान लेते हैं कि ये हो सकता है। सेकंड बात है, शी हैज जस्ट लर्न टू रीड एंड वॉन्डर्स वेदर द न्यूली मिंटेड वर्ड्स विल टेस्ट एज गुड एज ए साउंड, ठीक है? तो अभी अभी उसने पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो अभी भी सोच रही है, अभी भी वॉन्डर कर रही है कि जो वर्ड्स लिखे हैं क्या जितने अच्छे लग रहे हैं क्या उतने अच्छे ये होंगे, ठीक है? उतने अच्छे मैं उतनी इजीली समझ पाऊंगी। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है, आप ध्यान से देखिए, जो बी स्टेटमेंट है वो किसके साथ में आएगी, वो किसके साथ में आएगी, वो डी के साथ में आएगी। मतलब पहले उसने लड़की के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, लड़की को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब लड़की के बारे में बता रहा है कि अभी अभी उसने पढ़ना स्टार्ट किया, और वो अभी भी वंडर कर रही है कि वो ऐसे ऐसे करके चीजों को ऐसे ऐसे कर पाएगी। तो हमें समझ आ रहा है कि जो डी है ना, वो डी के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। एक पेयर हमारा ये बन गया। बात समझ आई? यस और नो? यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड, बी फास्ट। ठीक है, तो हमें 2 पेयर समझ आ गए। कौन कौन से पेयर समझ आए? एक डी बी समझ आ गया, एक कौन सा समझ आया हमारे पास, ई सी समझ आ गया। अब ई को बी से कनेक्ट करके देखो क्या ये होता है, बी फास्ट। अब एक बात बताओ, बी ने उसने क्या बताया कि अभी अभी उसने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और अभी भी वो सोच रही है लड़की, क्या उसको ये समझ आएगा नहीं समझ आएगा जो भी ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, क्या उसने पढ़े उन वर्ड्स को? क्या अभी तक उन्होंने उस लड़की ने उस वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट किया? नहीं किया। अगर आपने खाना स्टार्ट नहीं किया तो आपको टेस्ट का कैसे पता चलेगा? तो आप कैसे बता सकते हो कि जो टेस्ट है वो अच्छा है या नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि जो ई है वो बी के बाद नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि बीच में स्टेटमेंट्स और आएंगी। तो वो जो स्टेटमेंट्स आएंगी वो कितनी होंगी? वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं। अगर वो दो होंगी तो लास्ट में हम किसका यूज कर लेंगे, ईसी का। अगर वो एक होगी तो ईसी का यहाँ पे यूज करके वो लास्ट में यूज हो जाएगी। अब आपको छोटी सी बात करेक्ट करनी है, अब ट्राई कीजिए फटाफट। देखो अब ट्राई करते हैं, ठीक है? अब देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले उसने लड़की को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसने क्या कहा कि जो लड़की है वो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी है, ठीक है? फिर उसने क्या दिया, लड़की के बारे में बताया कि अभी भी उसने पढ़ना स्टार्ट किया, तो अभी भी वो सोच रही है, वंडर कर रही है कि उसको वर्ड्स पसंद आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है? अब उसके बाद देखो जो हमारे पास ऑप्शंस बचे वो कौन कौन से बचे। एक तो हमारे पास कौन सा बचा, एफ। एक हमारे पास कौन सा बचा, वो ए, ठीक है? अब सोच के बताओ कि बी के बाद एफ आएगा या ए आएगा, बस आपको ये बताना है, बी के बाद एफ आएगा या ए आएगा, ठीक है? किसी बच्चे ने बोला एफ, ठीक है, किसी को ए लग रहा हो। अब देखो, हाँ सिंपल सी बात, ध्यान से देखना, ठीक है? अब हमें समझ आ रहा है कि जब उसने कह दिया कि अभी वो सोच रही है, ठीक है, अभी वो सोच रही है, क्या वो सीधा खाना स्टार्ट कर देगी? सपोज करो हमने उसको ए कह दिया, ए का मतलब क्या, टीयर इनको मतलब बता दिया कि किसी काम को बहुत एनर्जी के साथ काम करना, ठीक है? मतलब खाना स्टार्ट करना मतलब पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया सपोज करो, ठीक है, तो एफ को कैसे जस्टिफाई करोगे? पहले उसने खा लिया, बाद में उसने लिख किया। देखो एफ में उसने क्या करे, शी हैज ऑलरेडी लिक्ड द पेज विच स्मेल्स ऑफ वैक्स पेपर फ्रिल अराउंड द केक्स। फ्रिल का मतलब समझते हो? जैसे आपने देखा हो गुलाब जामुन के नीचे जो कागज लगा होता है, जो शेप बनी होती है, वो छोटी छोटी शेप बनी होती है, उसको फ्रिल कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शी हैज ऑलरेडी लिख द पेज। लिख्ड का मतलब क्या है कि उसने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी वो जस्ट उसको फील कर रही है। यू कैन से इट राइट। तो जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लिख का मतलब उसने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। तो वो इंसान है, वो उसने सिर्फ अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी उसने क्या किया, लिख किया पेज को। विच स्मेल्स लाइक अ वैक्स पेज, ठीक है? तो अभी वो पेज को जस्ट फील कर रही है, पहले वो फील करेगी फिर वो खाना स्टार्ट करेगी। इतनी बात आपको समझ आ रही है? या फिर आप ऐसे समझ लो कि अब अगर आप सपोज करो कि आपने यहाँ पे कह दिया कि डी बी एफ, ठीक है, ए, ठीक है? अगर आपने कह दिया कि एफ के बाद हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब देखो, अगर हमने यहाँ पे ए लिखा तो ए को कनेक्ट करके देखो ई के साथ, क्या वो ई के साथ कनेक्ट हो रहा है? या फिर आप देखो यहाँ पे एफ लिखो, एफ को कनेक्ट करके देखो ई के साथ। अब देखो, हमने कहा कि जो टेस्ट है वो लेस स्पेक्टिकुलर है, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा। किसी चीज को कोई टेस्ट अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जब वो खाएगा तो खाएगा वाली सिचुएशन कहाँ पे लिखी हुई है, टीयर्स इनटू कॉर्नर्स एंड च्यूज, मतलब जो खाना यहाँ पे स्टार्ट कर रही है, मतलब यहाँ पे जो हमारा कौन सा, सॉरी, ई के साथ। तो यहाँ पे जो ई के साथ है, ई के साथ हमारी जो स्टेटमेंट कनेक्ट होगी वो कौन सी होगी, ए। मतलब इसके पहले जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, ए।
तो आगे हमारा कौन सा बना हुआ है, डी बी, तो बीच में हमारा क्या बना, एफ। तो ये हमारा बन गया सीक्वेंस। किसी को ना समझ आया, समझ आया? हो सकता है आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी लेंथी लगे या स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बहुत ही डिफरेंट लगे, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे इसके साथ, ठीक है, इस पे आप एस कर लोगे, तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेयर ढूंढना, दैट्स इट। सबको समझ आया, यस और नो? यस और नो? किसी को ना समझ आया, प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन इफ यू डिडंट गेट इट। प्लीज आस्क मी इफ यू डिडंट गेट इट। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि पेयर हेल्प करते हैं, यस और नो? प्लीज बी ऑनेस्ट। आपको क्या लगता है कि पेयर्स हेल्प करते हैं, यस और नो? या फिर आप 6 के 6 सेंटेंसेस को फिर से पढ़ रहे हैं? टीयर्स इनटू अ कॉर्नर का मतलब क्या है कि सर उसने खाना स्टार्ट कर दिया। टीयर्स इनटू का मतलब क्या है कि खाने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसने बहुत एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब कॉर्नर से स्टार्ट किया, आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं इसको। पहले उसने पेज को स्मेल किया, फिर खाना स्टार्ट किया, जब उसने खाया तो उसने एनालिसिस किया कि टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी वो खाती गई, बात खत्म हो गई। तो पेयर्स हेल्प करते हैं, आपको इस चीज को मानना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, पेयर ढूंढना है। तो सिर्फ आपको छोटी सी काम करना है, जब भी आप कोई ये पढ़ोगे रीअरेंजमेंट, तो इसमें आपको छोटी सी चीज देखनी है कि पेयर कहाँ पे है, ठीक है।